हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। जानेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, अकाउंटिंग टर्म के बारे में, जिसे हम लोगों ने 1 से लेकर के और 31 तक लगभग कुछ हमने यहाँ पे इक्वेशन पढ़ा था टर्म। और अगला हम लोग आ जाता है क्या, कॉन्सेप्ट। कोई भी अगर जो काम करते हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। तो जब आप कोई काम करते हैं उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा और वो कैसे काम करे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट हमारा दे रहा है क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब देखिए अगर जो ऐसे देखा है काफी लंबे में दिया है, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट में समझ लीजिए कि अगर जो हमारा कोई बिजनेस है और उस बिजनेस में अगर जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो सपोज करिए आपका एक बिजनेस है और बिजनेस में आपके मैनेजर अलग काम कर रहा है और सेल्समैन अलग काम कर रहा है। आज समझे ना। अब जितने भी एम्प्लॉय हैं उसको सेटिस्फेक्शन करने में जो आपने खर्च किया वो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है। यही आपका क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मतलब अगर जो आपका एक बिजनेस है और उस बिजनेस में आप क्या किए कि आपका बिजनेस है और आप अपने सेल्समैन को दे दिए कि आपको ये गुड सेल करना है, तो वो सेल करके यदि आपको अमाउंट दे दिया तो वही अमाउंट आपको रिकॉर्ड करना है, न कि आप जो एक्सपेंस के उसको रिकॉर्ड करना है। वही आपका क्या कहलाएगा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब ये तो शॉर्ट में समझ गए। अब लंबे में देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक कॉमन यूनिट से मेजरमेंट किया जाता है जिसे मनी कहा जाता है। बिजनेस चलाने के एक कॉमन यूनिट क्या है, मनी। पैसा नहीं रहेगा तो कोई बिजनेस चलने वाला नहीं है। जो कह रहा है ऐसे ट्रांजेक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके या मेजरमेंट किया जा सके उसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा। जैसे आप लोग ट्रांजेक्शन पढ़ते समय पढ़े थे आप लोग कि जब दो या दो से व्यक्तियों के बीच में लेन देन होता है ना, उसे ही ट्रांजेक्शन कहते हैं। लेकिन वो ट्रांजेक्शन की कोई वैल्यू होना चाहिए। ट्रांजेक्शन का क्या होना चाहिए, कोई वैल्यू, कोई अमाउंट होना चाहिए। तो यहाँ भी तो वही कह रहा है ना कि ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन जिससे मनी के रूप में क्या एक्सप्रेस या मेजरमेंट किया जा सके, कि अमाउंट के रूप में दिखाया जा सके या रिकॉर्ड किया जा सके, अगर क्या किया जा सके, उसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा। कि जिसको मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है ना, वही बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा, नहीं था कोई ट्रांजेक्शन नहीं। और वही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड भी किया जाएगा कि जिसके बीच में अगर जो वहां पे क्या हुआ, ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हुआ और ट्रांजेक्शन के बीच कोई मनी है, कोई वैल्यू है, तो वही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, था रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे कोई सेल्समैन किसी पार्टिकुलर दिन में कितने अमाउंट्स का गुड्स सेल करता है, केवल इस अमाउंट्स को ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है। एक सेल्समैन है और पार्टिकुलर एक दिन, आज हुआ या फिर कल हो या फिर अगले दिन हुआ, वो एक दिन में कितने रुपए का गुड्स सेल करता है, वही ट्रांजेक्शन का आपको रिकॉर्ड करना होगा। जबकि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को गुड्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम सेटिस्फेक्शन को मनी के रूप में मेजर नहीं कर सकते। जैसे बिल्कुल एक सिंपल ले लेते हैं, सेटिस्फाई। जैसे अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको हमारे पढ़ाई से अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर कहेंगे नहीं हाँ ये बिल्कुल सही। और जो आप अपने यहाँ किसी एम्प्लॉय को रखे हैं और एम्प्लॉय आपके सैलरी से, आपके बर्ताव से जो खुश है, तो वो तो रिकॉर्ड नहीं करने जाएंगे ना हमारे यहाँ एम्प्लॉय बहुत खुश रहते हैं, ये तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना। सिर्फ वही रिकॉर्ड करेंगे कि आपका जो एम्प्लॉय है एक दिन में आपको कितना गुड्स सेल करके दे देता है। सिर्फ वही वैल्यू आपको ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करना है, अन्यथा और कोई रिकॉर्ड नहीं करना। तो वही आपका कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाएगा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। और जो पूछा जाए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है तो क्या जवाब देंगे, ऐसे ट्रांजेक्शन जिसके बीच कुछ मनी हो और वो वही मनी को बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे कोई अगर जो बिजनेस है और उस बिजनेस का सेल्समैन पार्टिकुलर किसी एक दिन में कोई गुड्स सेल करता है, तो वही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, अन्यथा उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्लियर है ना। और इसके बाद से अगला क्या दिया है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या दिया है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब देखिए जैसे इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे एंटिटी, सिर्फ एंटिटी पढ़े हैं ना। क्या होता है एंटिटी, अस्तित्व। जैसे बिजनेस का नाम ही क्या है, अस्तित्व है। देखिए सेपरेट एंटिटी का मतलब बस एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कभी भी जब आप बिजनेस करेंगे तो दो एंटिटी मान करके ही बिजनेस करेंगे, कि बिजनेस का मालिक अलग एंटिटी और बिजनेस एक अलग एंटिटी। जो यहाँ पे देखिए कह रहा है
इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस को एक एंटिटी के रूप में देखा जाता है जो कि अपने ऑनर से बिल्कुल अलग एंटिटी है। बिजनेस को भी एक एंटिटी माना जाएगा जो बिजनेस के ऑनर से अलग एंटिटी है। जो कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस एक अलग एंटिटी है और इसका मालिक एक अलग एंटिटी, और कह रहा हम हमेशा इन दोनों को अलग मानकर ही अकाउंटिंग करेंगे। अब दोनों को अलग एंटिटी क्यों मानेंगे? पहले तो अगर हम नाम ले लें, उसका अस्तित्व ले लें, तो बिजनेस का नाम अलग है और मालिक का नाम अलग है, अलग एंटिटी हो गया। दूसरी चीज, सपोज करिए हम एक बिजनेस ले लिए, बिजनेस को अगर जो मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट एक्सपेंस जरूर होगा, खर्च होगा ना। और अगर जो बिजनेस का मालिक अगर बिजनेस ओपन किया है तो उसको भी जरूरत पड़ेगा, तो बिजनेस जरूर कुछ ना कुछ अपना अमाउंट निकालेगा। आ रहा समझ में ना? सपोज कर जब बिजनेस को चलाने में, जो मैनेज करने में जो खर्च है वो हमारा क्या एक्सपेंस है, क्या है एक्सपेंस। और अगर जो बिजनेस का कोई ऑनर है और यदि वो अपने लिए पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकाल रहा है तो वह क्या कहलाएगा? ड्राइविंग कहलाएगा। इतना क्लियर है ना? वो क्या कहलाएगा? ड्राइविंग। अब आप बताइए, दोनों को मान लिया कि आप एक ही एंटिटी है, बिजनेस को मैनेज करने में 10 रुपए खर्च आया और जो बिजनेस का मालिक है वो 100 रुपए खर्च कर दिया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस में टोटल कितना एक्सपेंस दिखाई देगा? 110। लेकिन बिजनेस में कितना खर्च हुआ? 10। और वही हम अलग एंटिटी मान लें कि बिजनेस का मालिक एक अलग एंटिटी है और बिजनेस हमारा अलग एंटिटी है, तो एक्सपेंस कितना दिखाई देगा? 10। और ड्राइविंग कितना दिखाई देगा तब? 100। तो ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना, कि कभी भी जब बिजनेस करेंगे तो उस बिजनेस में अकाउंटिंग करेंगे तो हम यही चीज मान करके चलेंगे कि जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस का एंटिटी अलग है और मालिक का एंटिटी अलग है। एंटिटी का मतलब सपोज करिए कि हम एक बताए थे अस्तित्व होता है, उसका नाम, नाम सुन के लोग, बहुत लोग आते हैं गुड्स खरीदने के लिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके बिजनेस का नाम सुन करके आएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ आपका नाम सुन करके आएंगे, क्योंकि दोनों का एक अलग अलग एंटिटी है ना। और अगला कह रहा है क्या? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब देखिए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होगा? जैसे अगर जो आप कोई एसेट्स खरीदिए, एसेट्स क्या होगा कि जो हमारे बिजनेस को चलाने में मदद करेगा। अगर जो हम एक मशीनरी खरीदे हैं और हम ये मान के चलें कि नहीं आज हम खरीद रहे हैं, कल कहीं खराब हो जाएगा तो हमारा कैसे काम चलेगा, तो क्या कोई बिजनेस चल पाएगा? अगर हम खरीद रहे हैं तो यही मानेंगे कि लंबे समय तक हमारे बिजनेस में काम देगा। तो वही कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहलाता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। जैसे कि कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम यह मानकर अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा। अगर जो आज हमको नया बिजनेस स्टार्ट करना है और हमारे पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, तो कहीं हम रेंट पे चले जाएंगे। जब रेंट पे जाएंगे तो हम पहले ये मान लें कि नहीं, अगर आज हम बिजनेस कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल हमको हटना ही है, तो ये मान लें कि हम बिजनेस कर पाएंगे। हाँ, हम ये मानकर ही बिजनेस करेंगे कि अगर हम अपना बिजनेस करें तो ये लंबे समय तक के लिए ही चले, क्या, तथा बिजनेस को निकट भविष्य में बंद करने की कोई संभावना नहीं है, कि जो हमारा बिजनेस है वो आने वाले भविष्य में निकटतम उसको बंद करने की कोई संभावना नहीं है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। और आ कह रहा है इसे कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट, कि जो आपके बिजनेस को हमेशा कंटिन्यू क्या करेगा? लगातार ही एक्टिवेट रखेगा। और आगे कह रहा है जैसे कि यदि कोई कंपनी को किसी प्लांट या मशीनरी को बनाने में लगने वाली लागत को सेम ईयर को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता, बल्कि यह एज्यूम करके बनाया जाता है कि इस प्लांट या मशीनरी का प्रयोग बिजनेस द्वारा लंबे समय तक किया जाए। अगर जो आपका एक बिजनेस है और उस बिजनेस में आपको प्लांट या मशीनरी की आवश्यकता है, तो आप अगर जो कोई मशीनरी खरीद रहे हैं या फिर बनवा रहे हैं और जिसमें लागत ज्यादा आ रहा है, आ रहा समझे ना? सपोज करिए कि आज हम क्या करने वाले हैं, एक फैक्ट्री बैठाने वाले हैं, जैसे सिंपल ले लेते हैं, ये डिस्पोजल ग्लास बनाने के लिए। आ रहा समझे ना? अब उसकी जो मशीन की लागत है, मान लेते हैं जो हमने कर लिया कि वो 1 लाख रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपए। तो क्या हम ये मान लिया कि नहीं एक ही साल में 1 लाख रुपए पूरा वापस आ जाएगा? ये मानेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं होगा। हाँ, ये मानेंगे कि अगर जो हम 1 लाख इस समय लगा रहे थे हमारे बिजनेस में लंबे समय तक के लिए ही काम करे। आ रहा समझे ना? तो वही कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहलाएगा? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है? क्लियर हो रहा है ना? और इसका अगला कह रहा है क्या? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए, कॉस्ट का दूसरा नाम हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी होता है।
क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। कह रहा है इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी भी एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कास्ट मानकर ही रिकॉर्ड किया जाता है। और सपोज करिए कि आज अगर जो हम कोई गुड्स खरीदे, अपने बिजनेस के लिए कोई एसेट्स खरीदे, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कि हम ये कंप्यूटर खरीद के लाए अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो आज हम खरीद के लाए हैं 20,000 रुपए में। तो क्या 2 साल के बाद अगर जो उसका रेट कम हो जाएगा तो हम ये कहेंगे नहीं हम 10,000 में खरीदे थे? 50,000 में खरीदे या 20,000 में खरीदे हैं तो यही कहेंगे हम 20,000 में खरीदे थे। तो वही आपका कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाएगा? कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसका दूसरा नाम हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है। यानी कि चाहे आप शुरू में कितना भी खरीदे हो और बाद में 2 साल के बाद या 4 साल के बाद भी अगर आपसे अमाउंट पूछा जाएगा तो आप उसका ओरिजिनल कास्ट ही मानकर रिकॉर्ड करेंगे। तो वही आपका क्या है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जैसे कि यदि हमने किसी फर्नीचर का कोई फर्नीचर खरीद लिए, कितने रुपए में? 50,000 में खरीदा, और तो उसे हम 2 साल बाद भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कास्ट मानकर ओरिजिनल कास्ट 50,000 में ही रिकॉर्ड करेंगे। सपोज करिए कि आज हमारा कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो हम कोई फर्नीचर खरीद लिए, कितने रुपए का? 50,000। तो 50,000 का खरीद लिए हैं, तो 2 साल के बाद भी अगर जो रिकॉर्ड करना अपने ट्रांजेक्शन में, तो उस समय अगर जो 10,000 कम हो गया तो हम लिखेंगे 40,000 में खरीदे हैं। कितना लगाएंगे उसमें? 50,000 ही उसमें नोट करेंगे, क्योंकि आप हम वही हम क्या किए हैं, उसकी वही ओरिजिनल कास्ट है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट या तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है ना? हाँ, अगला दे रहा हम लोग का डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या दे रहा है? डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। अब देखिए डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे ना, तो उसमें 2 व्यक्ति इन्वॉल्व होंगे, ये आप लोग को पता होगा। ट्रांजेक्शन करेंगे कितने लोग इन्वॉल्व होंगे? 2। जो इसमें दे रहा है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन में 2 पक्ष होते हैं। हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि ट्रांजेक्शन करेंगे कितने व्यक्ति इन्वॉल्व होंगे? 2। जिसमें पहला कह रहा है, पहला डेबिट का और दूसरा क्रेडिट का होता है। पहला किसका होगा? डेबिट का, और दूसरा किसका होगा? क्रेडिट का। यानी कि जब हम जाएंगे अकाउंटिंग में तो डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि कोई भी अगर हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके कितने पक्ष हो जाएंगे? 2। जो पहला किसका होगा? डेबिट का, तो दूसरा क्रेडिट का। जो आगे कह रहा है यहाँ पर, डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू के बराबर होती है। अब बिल्कुल एक सिंपल समझिएगा, हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, कहीं से गुड्स को क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। हम चले गए पडरौना की किसी मशहूर दुकान पे और वहां पे 10,000 का कोई सामान खरीद लिया। 10,000 में उसको अमाउंट पे कर दिए, तो क्या 9,000 का सामान देगा तो हम वापस लेकर के आएंगे? नहीं लेकर के आएंगे ना। जितना अगर हमारा डेबिट हो रहा है, अगर हमारा अकाउंट डेबिट हो रहा है और उसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हम 10,000 उसको दिए हैं, तो 10,000 का गुड्स हमारे पास होना चाहिए ना। तो कभी भी डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि जहां पे आपका डेबिट पक्ष होगा वहां पर क्रेडिट पक्ष जरूर होगा। तो डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू की हमेशा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जैसे इसका उदाहरण एक दिया है, जैसे व्हेन वी परचेज गुड्स फॉर कैश, कि जैसे हमने क्या किया, कोई गुड्स परचेज किए फॉर कैश, किस बेसिस पे? कैश बेस पे। कह रहा है इट रिसीव गुड्स ऑफ सम वैल्यू एंड गिव कैश टू इक्वल टू वैल्यू, कि जो कुछ गुड्स हम प्राप्त किए हैं ना, सेम उसी गुड्स का सेम वैल्यू हम उसको दिए हैं, वही हमारा क्या है? डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। कि अगर हम 10 रुपए का कोई वैल्यू लिए हैं, कोई गुड्स लिए हैं, तो ये 10 रुपया ही हम उसको वैल्यू देंगे, उससे ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे। तो क्या जितना डेबिट हो उतना ही क्रेडिट होगा? आ समझे ना? अगर जो डेबिट अधिक होगा तो भी ट्रांजेक्शन गलत है, और अगर जो क्रेडिट अधिक होगा तो भी ट्रांजेक्शन गलत है। दोनों का अमाउंट हमेशा क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो वही कॉन्सेप्ट आपका क्या कहलाएगा? डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। और अगला कह रहा क्या? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या है? तो कह रहा है इसे टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, जिसके अनुसार बिजनेस इंटरप्राइजेस को एक निर्धारित समय अंतराल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है। अगर जो आपका बिजनेस है तो एक निर्धारित समय कोई ले लेंगे कि हम 1 मंथ में बनाए, चाहे 1 क्वार्टर में बनाए या 1 साल में बनाए, हमको क्या करना होगा? एक स्टेटमेंट जरूर तैयार करना होगा।
आ रहा समझे ना। जो आगे कह रहा है क्या, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड को अपेक्षाकृत शॉर्ट ईयर या क्वार्टर रखना चाहिए, जिससे बिजनेस की परफॉर्मेंस को आसानी से मेजर और कंपेयर किया जा सके। देखिए पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका बिजनेस है तो एक समय अंतराल के बाद आपको रिपोर्ट जरूर तैयार करना होगा, और रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो अकाउंटिंग पीरियड है ना, या तो आप क्वार्टर रखिए या तो ईयर रखिए, जिससे आपके अपने बिजनेस को बिजनेस के परफॉर्मेंस को पता करने में, कंपेयर करने में, जोर करने में आसानी रहेगी। कंपेयर कर सकते हैं, सपोज करिए हम एक क्वार्टर ले लिए। क्वार्टर क्या लेंगे बताए थे ना, कि अगर जैसे सर्कल ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अप्रैल, मई और जून, ये हो जाएगा जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो अगर जो 2 क्वार्टर ले लिए, हम ये पता करेंगे ना अप्रैल, मई और जून हमारा बिजनेस को जो 10,000 प्रॉफिट में था, तो अगर जो हम ये रिपोर्ट तैयार करेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर का, यही है ना, तो ये हमको पता चलेगा क्या, हाँ इस बार 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि पहले 10,000 था, अब कितना है 12, तो 2,000 क्या हुआ है प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो रहा है। कब होगा कि जब हम एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे। क्लियर है ना। और अगला 7 नंबर कह रहा है क्या, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। अब आप लोग इसके पहले ही पढ़े थे ऑब्जेक्टिव, इसका अकाउंटिंग एडवांटेज कि अकाउंटिंग करने के फायदे क्या हैं, तो हम लोग पढ़े थे डॉक्यूमेंट एविडेंस। एक हमारे पास साबूत रहेगा, जो हम आपको बताए थे कि बिल्कुल एक सिंपल समझिए, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे हैं और आपको कहीं लिख करके नहीं दिया गया, कोई इनवॉइस नहीं मिला कि कितने दिन की गारंटी या वारंटी है। सपोज करिए उस पर 1 साल की गारंटी या वारंटी मान लेते हैं था। वारंटी और गारंटी का मतलब आप लोग पता है ना, गारंटी का मतलब एक्सचेंज करके दिया जाएगा, और वारंटी का मतलब उसी को रिपेयर करके दिया जाएगा। आया समझे ना। हम मान लेते हैं वारंटी है, वो हमको रिपेयर करके गुड्स दे देगा, तो 1 साल वो दिया था, 7 मंथ या 8 मंथ हुआ था, लेकिन हमको वो लिख करके नहीं दिया था, और जब हम उसके पास लेकर के जाएंगे तो कहेगा नहीं आप 1 साल से अधिक हो गया, ये गुड्स आपको खरीद के लेके गए। अगर हमारे पास कोई एविडेंस है तो दिखाएंगे ना, हम आपके यहाँ से इतने तारीख को लेकर के गए थे। तो वही कह रहा है ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट क्या है, कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को किसी एविडेंस या सपोर्टेड बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे इनवॉइस या वाउचर के आधार पर रिकॉर्ड करना चाहिए। कि आप कोई भी अगर जो बिजनेस कर रहे हैं और उसका कोई भी ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड करेंगे, तो एक एविडेंस के रूप में, एविडेंस को जो सपोर्ट कर सके, क्या, तो जैसे इनवॉइस और वाउचर के आधार पर ही रिकॉर्ड करना चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट ऐसे होने चाहिए जिन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के रूप में रखा जा सके, और जो कोर्ट में कानून के तौर पे दिखाना है, एक नियम के तौर पे दिखाना हो, तो आप उसको क्या कर सकें, एविडेंस के रूप में रख सकें। जैसे आप लोग देखे होंगे कई जगह हम लोग सामान खरीदते हैं ना, तो एक छोटा सा कैश इनवॉइस हमको लिख करके दे देते हैं, जिसपे नीचे लिखा गया होता है यह कानूनी कार्रवाई के लिए मान्य नहीं है। आप लोग पढ़े हैं, इनवॉइस पे रहता है ना। तो ऐसे इनवॉइस रखना चाहिए कि जो क्या हो, कानूनी तौर पे वो मान्य हो सके, वही आपका इनवॉइस या तो वाउचर कहलाए। आ समझे ना। तो ये ऑब्जेक्टिव एविडेंस क्या है कि जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो ऐसे डॉक्यूमेंट को ही सपोर्ट करेंगे कि जो आपके बिजनेस में क्या हो, एक एविडेंस के रूप में उसको इस्तेमाल किया जा सके। और जो एविडेंस क्या हो, कोर्ट ऑफ लॉ यानी कि कानून में भी उसको दिखाया जा सके, वो मान्य हो सके, वही आपका कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। क्लियर है ना। और इसके बाद से अगला दे रहा है क्या, मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखिए बिजनेस में ना मैचिंग कराना बहुत बड़ा रिपोर्ट होता है। क्या कराना, मैचिंग कराना। और मैचिंग पता है किससे कराया जाता है, एक्सपेंस और रिवेन्यू से। किससे, एक्सपेंस और रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या ये आप लोग पढ़े हैं, एक्सपेंस क्या ये भी आप लोग पढ़े हैं, एक्सपेंस खर्च, और रिवेन्यू यानी कि इनकम। क्या, तो कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी रिवेन्यू प्राप्त करते हैं और उस रिवेन्यू को पाने के लिए जितना एक्सपेंस करते हैं, उनकी मैचिंग होना अनिवार्य है। एक अकाउंटिंग पीरियड ले लिए, और अगर जो कुछ रिवेन्यू हम पा रहे हैं और उस रिवेन्यू को कमाने के लिए हम जितना एक्सपेंस कर रहे हैं, उन दोनों को मैच कराना काफी ज्यादा अनिवार्य होता है। जैसे जिससे कि हम बिजनेस के वास्तविक रिजल्ट को प्राप्त कर सके, जिससे वास्तविक रिजल्ट आएगा। आगे कह रहा जैसे कि हम किसी बिजनेस में फैक्ट्री रेंट, सपोज करिए एक बिजनेस है और उस बिजनेस का जो फैक्ट्री जो रेंट है आप कितना दे दिए, 10,000।
स्टाफ का सैलरी और अन्य खर्च मिला के आप कितना दे दिए 90,000 किया हो, और उस मंथ में टोटल सेल कितने का हुआ हो 2 लाख का, तो इस मंथ में बिजनेस का प्रॉफिट कितना होगा 1 लाख। जैसे प्रॉफिट बराबर क्या होगा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है एक बार और हम ले लेते हैं। हम एक मंथ ले लिए, जैसे अप्रैल का महीना ले लिए। कौन सा मंथ ले लिए अप्रैल का। अप्रैल मंथ हम बिल्कुल सिंपल यही उदाहरण ले लेते हैं कि जो हमारा बिजनेस है, जो बिल्डिंग है ना, उसका रेंट देने में खर्च चला गया था कितना 10,000। कितना चला गया था 10,000। और हमारे यहाँ बहुत सारे एम्प्लाई काम करते हैं, उनका एम्प्लाई का खर्च और अन्य बहुत सारे जैसे नाश्ता हो गया या फिर टी कॉफी, अन्य ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस मिला करके टोटल हम कितना एक्सपेंस कर दिए 90,000। कितना एक्सपेंस कर दिए 90,000। जब ये दोनों मिलाकर कितना हो रहा है 1 लाख हो रहा है ना। जब हम 1 लाख एक्सपेंस किए हैं तब हमने कमाया कितना 2 लाख। कितना कमाया 2 लाख। तो हमारा प्रॉफिट कब निकलेगा, तो रेवेन्यू कितना हुआ है 2 लाख और एक्सपेंस कितना हुआ है 1 लाख। तो जब 2 लाख में से और 1 लाख को जब हम माइनस करेंगे तो जो अमाउंट मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा प्रॉफिट कहलाएगा। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या, ये क्लियर है ना। याद रखिएगा मैचिंग कॉन्सेप्ट अगर जो पूछा जाए हम ये जवाब देंगे कि बिजनेस में एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रेवेन्यू और एक्सपेंस का मैचिंग कराना बहुत अनिवार्य होता है, जिससे हम अपने बिजनेस के वास्तविक रिजल्ट का पता लगा सकते हैं। क्लियर है ना। और इसका अगला दे रहा है क्या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब देखिए रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसीडर किया जाएगा जिस डेट में इनकम रिसीव हो। अब सपोज करिए कि अगर जो हमारा बिजनेस है और अपने बिजनेस से हम क्या कर दिए आज 10 रुपए का कोई गुड्स सेल कर दिए, आ रहा समझे ना। और वो हमसे क्रेडिट बेस पे लेकर के चला गया, जिससे हम सेल किए वो किस बेस पे लेके गया है क्रेडिट बेस पे। और अगर जो हम आज ही के डेट में इसको इनकम मान के रिकॉर्ड कर लें, अगर जो हम सपोज करें आज कितना तारीख 29 तारीख है ना, 29 तारीख है और आज ही के दिन हम इनकम दिखा दे कितना रुपए 10 रुपए, और वो अगले मंथ में 10 तारीख को वो पैसा ला करके हमको वापस दिया, तो अगर जो हम 10 तारीख का रिपोर्ट चेक करेंगे तो वहां पे 1 भी रुपया इनकम नहीं दिखाई देगा, लेकिन कैश दिखाएगा 10 तारीख में कितना रुपए 100 रुपए, जितना का से भी जितने का भी सेल किए रहेंगे। मान लेते कि अमाउंट हम 10 रुपए, कितने रुपए का 10 रुपए, तो 10 तारीख को इनकम कितना दिखाई देने लगेगा 10 रुपए, लेकिन इस दिन कोई इनकम नहीं। और वहीं पे 29 तारीख को दिखाएगा 10 रुपए का इनकम, लेकिन इस दिन कोई इनकम नहीं है। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप अपने बिजनेस में कोई इनकम कमाएंगे तो उसी डेट में कंसाइड, उसी डेट में रिकॉर्ड करेंगे जिस डेट में वो आपको इनकम क्या होगा रिसीव हो। और अगर इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अनरेट ये अनअर्न रेवेन्यू को इनकम मानकर बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब सपोज करिए कि ऐसा नहीं है कि अभी अर्न नहीं हुआ है तो हम अनअर्न मान के आज ही रिकॉर्ड कर दें, क्योंकि अभी हमको मिला नहीं है ना। और जब नहीं मिला और हम अनअर्न मान के आज ही रिकॉर्ड कर देंगे तो वो अगली ट्रांजेक्शन जिस दिन देगा उस दिन हमारा कैश का अमाउंट ज्यादा दिखाएगा और आज के दिन कम दिखाएगा। आ रहा समझे ना। तो जिस दिन वो ट्रांजेक्शन आपको रिसीव होगा उसी दिन आप उसकी क्या करेंगे एंट्री करेंगे, वही आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है। अब उसके आगे दे रहा है क्या लीगल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। तो अभी हमने आपको कहां तक बताया है, अभी कहां तक बताया है, यानी कि सबसे पहले हम आपको बताए हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो क्या था कि जहां पे हमको इनकम रिसीव होगा बस उसी डेट इनकम को हम क्या करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, अगर जो इनकम नहीं था हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगला हम बताएं सेपरेट एंटिटी। तो ये क्या है कि हम अपने बिजनेस में जो भी एंट्री करेंगे तो 2 एंटिटी मानेंगे, बिजनेस एक अलग एंटिटी और हमारा मालिक एक अलग एंटिटी। और फिर हम बताएं क्या गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम कोई भी अगर जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे तो यह एज्यूम करेंगे कि हमारे बिजनेस में लंबे समय तक के लिए ही प्रयोग आएगा। और उसका सम क्या होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि कभी भी अगर जो आप कोई ऐसा गुड्स परचेज किए हैं और अगर जो 2 साल बाद ही उस अमाउंट को रिकॉर्ड करना है तो आप उसका ओरिजिनल कास्ट मानकर ही एंट्री करेंगे। वही आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है
हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट या तो कॉस्ट करेंसी। और अगला हमने आपको बताया डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। कोई भी ट्रांजेक्शन करें कितने पक्ष होंगे? दो। पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। दोनों डेबिट दोनों पक्ष का वैल्यू हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। और इसका बताएं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या है कि एक निर्धारित समय अंतराल के बाद हम क्या करेंगे? अपने बिजनेस का स्टेटमेंट तैयार करेंगे, वही हमारा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहलाएगा। और उसके अगला हम आपको बताएं क्या है ऑब्जेक्टिव एविडेंस। कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो ऐसे वाउचर हम तैयार करेंगे जो एक क्या हो एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। और इसका बताएं क्या मैचिंग। कि बिजनेस में एक्सपेंस और रिवेन्यू का मैचिंग कराना बहुत अनिवार्य होता है। कि अगर जो आपने कुछ रिवेन्यू कमाया, उस रिवेन्यू को कमाने में आपने कितना खर्च किया। और उसके बाद हम बताएं कौन सा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये क्या है कि जब हम कोई भी ऐसा गुड्स सेल करेंगे और यदि हमको इनकम हो रहा है तो जिस दिन पैसा हमको मिलेगा इनकम होगा उसी डेट को रिकॉर्ड करेंगे। न कि आज सेल कर दिए और आज नहीं हुआ तो अनुमान के आज रिकॉर्ड कर तो वहां पे ट्रांजेक्शन हमारा क्या हो जाएगा गलत माना। तो ये 9 तक पढ़ ले जाएंगे ना। और अगला मौका दे रहा है क्या है लीगल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। ये 9 तक फिलहाल आप लोग पढ़ करके समझ के आइए, हो जाएगा ना।